हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट मेंस की तैयारी में एसएसटी में टॉपिक है आपका प्राकृतिक भारत की प्राकृतिक वनस्पति, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये थ्योरी की तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास फिनिश कर चुके हैं, तो उन क्लासेस को आप ज़रूर देखिए। जब तक आप दोनों क्लासेस नहीं देखेंगे तब तक ये क्लास जो है वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और हमारी वेबसाइट myexamcenter.in पर जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ से आपको लाइव क्लासेस और अध्ययन सामग्री और आपको टेस्ट सीरीज प्राप्त होगी, जो आपके लिए तैयारी के लिए स्ट्रांग रहेगी। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत में देखिए, इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं। भारत की प्राकृतिक वनस्पति की परिभाषा हमने पढ़ ली थी। भारत की प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार हमने पढ़ लिए थे। भारत की प्राकृतिक वनस्पति में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है, कितना वनावरण है, कितना वन क्षेत्रफल है, कौन से राज्य का वनावरण ज़्यादा है, कौन सा प्रतिशत के आधार पर ज़्यादा है, यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा कौन है, जैसे लक्षद्वीप है, राज्यों में सबसे ज़्यादा कौन है, मिजोरम है, इन सभी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और हमने ये भी देखा कि भाई वन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंटों ने पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है, उन दोनों क्लासेस को आप जरूर देखिए और हमारे साथ बने रहिए। तो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का आर्थिक एवं पारिस्थितिक महत्व क्या होता है। भाई, जो भारत की प्राकृतिक वनस्पति है या कहीं की भी प्राकृतिक वनस्पति है, उसका आर्थिक एवं पारिस्थितिक महत्व क्या होता है। देखिए, पर्यावरणीय महत्व के बारे में बात करें तो वनस्पति जलवायु का संतुलन करती है। जलवायु का क्या करती है? संतुलन करती है। जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर बारिश होती है, सूखा नहीं पड़ता है और जलवायु जो है वो संतुलित बनी रहती है। मिट्टी का अपरदन रोकना, भाई पौधे जो हैं वो, पौधे की जड़ जो है वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। तो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं तो मिट्टी का कटाव नहीं होता है। तो प्राकृतिक वनस्पति का एक फायदा ये भी है कि मिट्टी के अपरदन को क्या करती है? रोकती हैं। कार्बन ऑक्सीजन चक्र को नियमित बनाए रखती हैं। आप जानते होंगे कि भाई पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं और बदले में हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो जहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति होगी वहाँ की हवा भी क्या होगी? शुद्ध होती है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो चक्र है वह संतुलित बना रहता है प्राकृतिक वनस्पतियों में। तो पर्यावरण रूप से क्या करती है प्राकृतिक वनस्पति? जलवायु का संतुलन करती है, मिट्टी का अपरदन रोकती है, कार्बन ऑक्सीजन चक्र को बनाए रखती है। आर्थिक महत्व क्या है? लकड़ी के रूप में प्राकृतिक वनस्पति हमें लकड़ियाँ प्रदान करती है, रबर प्रदान करती है, औषधि प्रदान करती है, मसाले प्रदान करती है और कागज उद्योग के लिए हमें कागज जो है, कागज के लिए जो मूल सामग्री है वह प्रदान करती है प्राकृतिक वनस्पति। सामाजिक रूप से अगर हम बात करें तो आदिवासी जीवन, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक जंगलों में आदिवासी लोग रहते हैं तो उनको जीवन का आश्रय देती है प्राकृतिक वनस्पति। सांस्कृतिक परंपराएं और आजीविका का साधन बनाती है प्राकृतिक वनस्पति। तो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं जुड़ी हुई हैं। हम पेड़ पौधों को क्या करते हैं? पूजते हैं। और आजीविका यानी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, फल हैं, वो सभी हमें किससे प्राप्त होते हैं? प्राकृतिक वनस्पति से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे भाई, और प्राकृतिक वनस्पति हमारे लिए किस रूप में लाभदायक है। देखिए, चंदन जो है वो प्राकृतिक वनस्पति से प्राप्त होता है। ये कहाँ से मिलता है? कर्नाटक और तमिलनाडु से चंदन प्राप्त होता है। चंदन का उपयोग इत्र और औषधीय गुणों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? इत्र और औषधीय गुणों में किया जाता है। साल है, साल को शोरिया और रोबस्टा नाम से जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है शोरिया रोबस्टा। साल कहाँ से मिलता है? झारखंड और छत्तीसगढ़ से मिलता है। यह एक मजबूत लकड़ी है, इसकी फर्नीचर बनता है। तो आप देखते होंगे बाजार में साल का फर्नीचर आता है। सागौन है, जैसे टीक कहते हैं, ये मध्य भारत से मिलता है। ये फर्नीचर उद्योग में काम आता है। रबर है, ये केरल और त्रिपुरा से मिलती है, औद्योगिक उपयोग के लिए काम आता है, क्योंकि ये टायर जो बनाते हैं वो रबर से ही बनाए जाते हैं। और नीलगिरी यूकेलिप्टस है, ये कागज उद्योग और औषधि के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कागज उद्योग और औषधि के लिए यह काम में आता है प्राकृतिक वनस्पति के रूप में। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति के पारिस्थितिक सेवाओं के बारे में। इकोसिस्टम सर्विस प्राकृतिक वनस्पति हमें क्या क्या देती है? देखिए, जल चक्र का संतुलन बनाती है, नदियों को निरंतर प्रवाह देती है। अब जल चक्र का मतलब क्या है कि भाई समुद्र से पानी जो है वो बाष्प बनकर आता है, बादल बनता है और बादल जो है बारिश के रूप में बरसते हैं। और बरसते हैं तो वही पानी बहकर कहाँ जाता है? नदियों में जाता है और नदियाँ फिर बहकर कहाँ गिरती हैं? सागर में गिरती हैं। तो ये जल चक्र है। तो जब प्राकृतिक वनस्पति होंगी, जिन स्थानों पर प्राकृतिक वनस्पति होंगी वहाँ बारिश होगी, और बारिश होगी तो नदियाँ जो है वो प्रवाही बनी रहेंगी।
और जब नदियाँ बहती हुई प्रवाही बनी रहती हैं तो प्राकृतिक वनस्पति के रूप में नदियों में जो जल है वो बना रहेगा और जल चक्र का संतुलन क्या होता है, एक व्यवस्थित रूप से चलता रहता है। तो जल चक्र के संतुलन में सहायक होती है प्राकृतिक वनस्पति। मिट्टी का संरक्षण यानी अपरदन को रोकती है। अभी अभी मैं बता रहा था कि प्राकृतिक वनस्पतियों से मृदा का अपरदन रोका जाता है। क्योंकि मिट्टी की जो है मतलब प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उसकी पेड़ की जड़ें जो हैं वो मिट्टी के कटाव को क्या करती हैं, रोकती हैं। और जब मिट्टी के कटाव को रोकती हैं तो मृदा का जो अपरदन है वह नहीं होता। और कार्बन अवशोषण जलवायु परिवर्तन को धीमा करती है। देखिए कार्बन डाई अवशोषण कर वह ऑक्सीजन हमें प्रदान करती है प्राकृतिक वनस्पति, जिससे कि कार्बन का अवशोषण होता है और जलवायु जो परिवर्तन होती है वह नहीं होती। तो जलवायु के संतुलन में सहायता देती है प्राकृतिक वनस्पति। और क्या करते हैं प्राकृतिक वनस्पति, परागण एवं पारितंत्र कृषि उत्पादकता में सहायक है। देखिए प्राकृतिक वनस्पति परागण में सहायक है। परागण मतलब क्या है, परागकणों का एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे या उसी पौधे के मतलब दूसरे पुष्प तक जाना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो जब वनस्पति नहीं होगी तो परागण कहाँ से होगा। और पारितंत्र इकोसिस्टम में भी सहायता देती है कौन, प्राकृतिक वनस्पति, जिसमें कृषि की उत्पादकता बढ़ती है। किसकी उत्पादकता बढ़ती है, कृषि की उत्पादकता बढ़ती है प्राकृतिक वनस्पति के कारण। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व क्या है प्राकृतिक वनस्पति का। देखिए भारत के कई त्योहार वृक्षों और वनों से जुड़े हुए हैं, जैसे वट सावित्री, तुलसी पूजा और वृक्ष विवाह। तो देखिए प्राकृतिक वनस्पति का भारत में इतना महत्वपूर्ण है कि कई सारे त्योहार जो हैं वो वृक्षों और वनों से जुड़े हुए हैं, जैसे वट सावित्री है, तुलसी पूजा है, वृक्ष विवाह है। तो ये कैसे जुड़े हुए हैं, प्राकृतिक वनस्पति से जुड़े हुए हैं। विश्नोई समाज द्वारा राजस्थान में पीढ़ियों से वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या किया जाता है, प्रसिद्ध है। अमृता देवी बिश्नोई का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने खिजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए अपने प्राण भी क्या कर दिए, न्यौछावर कर दिए। तो बिश्नोई समाज जो है वो वन्य जीव और वन दोनों की रक्षा करता है। तो ये हमारे लिए सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है प्राकृतिक वनस्पति। पंचवटी, नक्षत्र वाटिका जैसी पारंपरिक परंपराएं धार्मिक वन संरक्षण की मिसाल है। तो पंचवटी हुई, नक्षत्र वाटिका हुई, ये धार्मिक वन संरक्षण की क्या है, एक मिसाल के रूप में प्रसिद्ध है कि भाई प्राकृतिक वनस्पतियों का क्या करना है, हमें संरक्षण करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जलवायु एवं वनस्पति का सहसंबंध क्या है भाई। जलवायु एवं वनस्पति में क्या संबंध होता है। देखिए भारत में मानसूनी वर्षा की दिशा और मात्रा प्राकृतिक वनस्पति का निर्धारण करती है। तो भारत में प्राकृतिक वनस्पति का निर्धारण कौन करती है, मानसूनी वर्षा की दिशा और मात्रा जो है वो प्राकृतिक वनस्पति का निर्धारण करती है। पश्चिमी तटीय क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है और घने सदाबहार वन बनते हैं। तो देखिए पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र होता है भारत में, पश्चिम का जो तट है उसमें दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या होती है, बारिश होती है और वहाँ पर क्या होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और घने सदाबहार वन पाए जाते हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया का ये क्षेत्र है, तो ये पश्चिमी तट, ये वाला जो क्षेत्र है पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या होगी, बारिश होगी और यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। थार मरुस्थल में न्यूनतम वर्षा होती है तो कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, कांटेदार झाड़ियाँ। और हिमालयी क्षेत्र में ऊंचाई और अक्षांश के अनुसार बर्फीला अल्पाइन वन पाए जाते हैं। तो ऊंचाई पर क्या पाए जाएंगे, बर्फीले अल्पाइन वन पाए जाते हैं हिमालयी क्षेत्र में। तो इस तरह से प्राकृतिक वनस्पति जो है वो मानसून की दिशा और मात्रा के आधार पर प्राकृतिक वनस्पति का क्या होता है, निर्धारण होता है भारत में। अब देखिए प्रमुख वन प्रदेशीय विभाजन, भारत को 5 मुख्य प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। कितने क्षेत्रों में, 5 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। कौन सा है, पहला हिमालयी वन। हिमालयी वन कहाँ मिलते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर पूर्व में। हिमालयी वन कहाँ मिलते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर पूर्व में। कौन कौन से हैं, देवदार, फर, स्प्रूस, रोडोडेंड्रॉन यहाँ पर मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं। दूसरा है इंडो गंगा मैदान, पंजाब से लेके बंगाल तक है, यहाँ पर पर्णपाती साल, सागौन और शीशम मिलते हैं। फिर तीसरा है दक्षिण प्रायद्वीपीय वन, पश्चिमी और पूर्वी घाट में मिलते हैं, सदाबहार और पर्णपाती मिश्रित वन मिलते हैं यहाँ पे। कौन से वन मिलते हैं, सदाबहार और पर्णपाती वन मिलते हैं। और चौथा है मरुस्थलीय वन, राजस्थान और कच्छ में मिलते हैं, खेजड़ी, बबूल, कैक्टस जो यहाँ पर पाई जाती हैं। और पांचवा है तटीय या द्वीपीय वन, सुंदरवन और अंडमान निकोबार में मिलते हैं, जहाँ पर मैंग्रोव और नारियल के वृक्ष पाए जाते हैं। तो 5 प्रमुख वन क्षेत्रों में भारत को बांटा जा सकता है। पहला हिमालयी वन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर पूर्व में। यहाँ पर कौन कौन से पौधे मिलते हैं, देवदार, फर, स्प्रूस और रोडोडेंड्रॉन। इंडो गंगा मैदानी वन,
पंजाब से बंगाल तक मिलते हैं। ये पर्णपाती वन है जहाँ पर साल, सागौन और शीशम के वृक्ष मिलते हैं। फिर तीसरा है दक्षिणी प्रायद्वीपीय वन, पश्चिमी और पूर्वी घाट में मिलते हैं। सदाबहार और पर्णपाती मिश्रित वन मिलते हैं यहाँ पर। और मरुस्थलीय वन राजस्थान और कच्छ के रण में मिलते हैं, जहाँ पर खेजड़ी, बबूल और कैक्टस के पौधे मिलते हैं। तटीय द्वीपीय वन सुंदरबन, अंडमान निकोबार में मैंग्रोव और नारियल के वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में। तो देखिए भारत को वैश्विक मेगा डाइवर्स देशों में गिना जाता है, जहाँ पर जैव विविधता क्या है, अधिक है। तो भारत में भी जैव विविधता क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। विश्व के 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट में 4 भारत में है। कितने हैं? 4 भारत में। भारत में कौन कौन से हैं? पूर्वी हिमालय, जैसे पूरा पर्वतीय क्षेत्र और इंडो बर्मा वाला क्षेत्र, और इंडो बर्मा लंका क्षेत्र, पूर्वोत्तर और अंडमान वाला क्षेत्र, और इंडो मलय निकोबार द्वीप वाला क्षेत्र और पश्चिमी घाट। ये 4 प्रमुख हैं। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और इंडो मलय क्षेत्र जो है वो हमारे हॉटस्पॉट के रूप में पाए जाते हैं। ये हॉटस्पॉट क्या होते हैं? अद्वितीय प्रजातियों और स्थानीय पौधों से भरपूर होते हैं। यानी जहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है उन स्थानों को क्या कहा जाता है? हॉटस्पॉट कहा जाता है। तो भारत में कितने हैं? भारत में 4 हैं, और दुनिया में कितने हैं? 36 हैं। दुनिया में कितने हैं? 36 हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम प्राकृतिक वनस्पति को मतलब काटते हैं या नष्ट करते हैं तो प्राकृतिक वनस्पति पर क्या खतरा है? तो प्रमुख खतरे प्राकृतिक वनस्पति के लिए कौन कौन से हैं? वनों की अंधाधुंध कटाई से कृषि का विस्तार जो हो रहा है, उसके कारण वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। शहरीकरण के द्वारा भी वनों की क्या हो रही है? कटाई हो रही है। तो उससे प्राकृतिक वनस्पति क्या हो रही है? कम हो रही है। खनन और औद्योगिकरण से भूमि का क्षरण होता है। तो भाई खनन होने से, उद्योग बढ़ने से जो भूमि का जो हानि है, मिट्टी का कटाव है, वह लगातार बढ़ता रहता है। जलवायु परिवर्तन से वर्षा चक्र में असंतुलन आ जाता है, और अवैध शिकार और चराई से जैव विविधता में ह्रास होता है, कमी होती है। तो जैव विविधता में क्या होती है? कमी होती है अवैध शिकार और चराई से। और जलवायु परिवर्तन, वर्षा चक्र में असंतुलन से जलवायु परिवर्तन होता है। भूमि क्षरण का कारण क्या है? खनन और औद्योगिकरण है। और कृषि विस्तार और शहरीकरण के कारण क्या है? वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक पढ़ते हैं, और आगे की क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट ट्रीटमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अन्य विषय की क्लासेस को ज़रूर देखें। और इससे पहले हम 2 क्लास जो थ्योरी की ले चुके हैं, वो थ्योरी क्लास को आप ज़रूर देखिए। देखिए ये चैनल टीचिंग एग्जाम से संबंधित आपको जो भी महत्वपूर्ण सामग्री है वो सारी सामग्री आपको उपलब्ध कराएगा, और रोजाना आपको महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त हो रही है। पहले हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से इस टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। तो आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट करेंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि आप कितने उत्सुकतापूर्वक इन क्लासेस को देख रहे हो और आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें आप कमेंट कर सकते हो, और हम आपकी समस्या को हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। और हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक भी शेयर करो, जिससे कि भाई उनको भी लाभ पहुँचे। और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।